वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टोटल हम 26 क्वेश्चन कर चुके हैं और रेफरेंस कैलेंडर वाले हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। किसी भी पर्टिकुलर डेट को रेफरेंस मानकर हम कोई भी डे पता लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं एक बार रिवाइज कर दूं, ठीक है केदार। जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने लीप ईयर को पहचानना सीखा था, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। और लीप ईयर पहचानने के लिए हम या तो 4 से भाग करते हैं या 400 से भाग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखे कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, है ना। 100 में कितने, 200 में, 300 में, 400 में, ठीक। फिर उसके बाद हमने ऑड डेज का कंसेप्ट सीखा और ऑड डेज को हमने, ठीक है, जब हमने सबसे पहले ऑड डेज को टोटल डेज में कन्वर्ट किया, मतलब टोटल डेज, अगर हमें दिनों की कुल संख्या दी हुई है और हमें ऑड डेज निकालने हैं तो सर सीधा 7 से भाग करके हम रिमाइंडर पता कर लेते थे। फिर उसके बाद हमने ईयर्स में ऑड डेज निकालना सीखे और ईयर्स में ऑड डेज निकालने की ट्रिक क्या थी सर, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, ठीक है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। जितने साल हैं उन सालों में जितने भी लीप ईयर आए हैं वो इसमें ऐड कर दो तो वो क्या बन जाते हैं, ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। अगर इसकी वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा है तो हम दोबारा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करते थे, ठीक है। फिर हमने मंथ्स में ऑड डेज निकालना सीखे और मंथ्स में ऑड डेज हम कैसे निकालते थे, मैं आपको याद दिला दूं। मंथ्स में हम ऑड डेज कैसे निकालते थे, पहले महीने में जो फर्स्ट मंथ होता था उसमें हम लिखते थे रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। पहले महीने में हम लिखते थे बचे हुए दिन और जो लास्ट आखिरी महीना होता था उसमें लिखते थे हम गिवन डेट, दी हुई तारीख। और बीच में जितने भी मंथ आएंगे उनके हम लिखते थे सीधा ऑड डेज, ठीक है। और फिर हमने वीक में ऑड डेज निकालना सीखे तो जो वीक्स के ऑड डेज होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। वीक के ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं, वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। तो ये ऑड डेज निकालने की ट्रिक्स थी, ठीक। ट्रिक्स क्या, ये कंसेप्ट था बेसिकली, क्योंकि 7 का रिमाइंडर होता है ऑड डेज, ठीक। चलिए तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। टोटल 26 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। हाँ बेटा, ईयर का गैप अगर बहुत ज्यादा हो ना, अगर ईयर का गैप बहुत ज्यादा हो तो वो आज हम कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे हम किसी भी डेट मंथ ईयर का डायरेक्ट डे पता करते हैं बिना एनी रेफरेंस मेथड के, वो हम आज करेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। हाँ जी, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। 1990 वर्ष का कैलेंडर, 1990 वर्ष का कैलेंडर इनमें से किस ईयर के समान है। 1990 वर्ष का कैलेंडर इनमें से किस ईयर के समान है। 1997, 1996, 2000 या 2001। 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है। भाई कैलेंडर सेम होने का मतलब है, कैलेंडर सेम होने का मतलब है अगर 2 अप्रैल 1990 को संडे था तो 2 अप्रैल 1997 को भी संडे होगा। 3 अप्रैल को अगर फ्राइडे था तो 3 अप्रैल को फ्राइडे होगा। बेटा कैलेंडर सेम होने का मतलब ये नहीं है, कैलेंडर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि होली, दिवाली, दशहरा भी उसी दिन आएंगे, ठीक है। वो तो पंचांग के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, याद है ना आप लोगों को। बिल्कुल, लव यू सर जी, यू आर सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि जो 1990 का कैलेंडर था इनमें से किस वर्ष के समान है। ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर 1990 से मिलता है, ये कैसे हम चेक करें। चलिए पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, है ना। आप लोगों को पता होगा कि एक साल में एक ऑड डे होता है, एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है। इसका मतलब समझते हो, एक साल में एक ऑड डे होने का मतलब, इसका मतलब ये है हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2002 को मान लो संडे है, तो ठीक 1 साल बाद,
ठीक एक साल बाद 1 जनवरी 2001 को, पता है कौन सा दिन होगा? ठीक एक साल बाद सर संडे +1 मंडे होगा, क्योंकि एक साल में, सॉरी 2003, क्योंकि एक साल में एक और डे आएगा और एक और डे आने पर +1 कर दो तो संडे +1 मंडे होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। ये बात पता है आपने कब नोट की है? हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं। इस बात को पता है हमने कब नोट किया है? इस बात को हमने तब नोट किया है अपनी बर्थडे वाले दिन। जो हमारा बर्थडे है वो हर साल एक दिन आगे खिसकता है ना? कभी आपने नोट किया है कि अगर आप इस साल अपना बर्थडे मंडे में सेलिब्रेट करते हो तो वो नेक्स्ट ईयर ट्यूसडे में आएगा आपका बर्थडे, अगली साल वेडनेसडे में आएगा, उससे अगली साल थर्सडे में आएगा, उससे अगली साल फ्राइडे में आएगा। तो जो हमारा बर्थडे होता है वो हर साल एक दिन आगे बढ़ जाता है, क्योंकि एक साल में एक और डे होते हैं, तो ठीक एक साल बाद हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे जैसे आपका बर्थडे अगर मान लो इस साल फ्राइडे को है, तो हो सकता है वो अगली साल सैटरडे की जगह सीधा संडे को आए। ऐसा कब होगा? ऐसा पॉसिबल तब होगा जब हम लीप ईयर को क्रॉस करते हैं, क्योंकि लीप ईयर में आते हैं 2 और डे, है ना? ऐसा तब होता है जब हम लीप ईयर को क्रॉस करते हैं, ठीक। अच्छा, तो मैं इस कंसेप्ट से आपको एक बात और बताना चाह रहा था, ये बेसिक सी नॉलेज है, ले लो आप। 1 जनवरी 2003 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2003 से ठीक एक दिन पहले, इस डेट से ठीक एक दिन पहले कौन सी डेट होगी? सर 1 जनवरी 2003 से ठीक एक दिन पहले होगी 31 दिसंबर 2002। होगी कि नहीं होगी? ठीक एक दिन पहले। तो अगर इस तारीख को मंडे है तो इससे ठीक एक दिन पहले क्या होगा? सर संडे होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन भी होता है। कोई भी नॉर्मल ईयर, अतुल, कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है वो उसी दिन पे जाके खत्म होती है। कोई भी नॉर्मल ईयर, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है हमारा, वो उसी दिन पे जाके खत्म भी होता है। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक ही होता है, लेकिन लीप ईयर का नहीं। लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है, बट नॉर्मल ईयर हमेशा उसी दिन पे खत्म होती है। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी जो हमें मिल चुकी है। चलो अब हम इस नॉलेज को हटा देते हैं यहां से, अब अपने क्वेश्चन पर वापस लौट कर आते हैं। तो हमने देखा कि हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम अचानक से 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 1990 का कैलेंडर है वो इनमें से किस वर्ष के समान होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, है ना? सबसे पहले तो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज मंडे है और आज से ठीक 7 दिन बाद भी मंडे होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि 7 दिन में होते हैं ऑड डे 0। तो कहने का मतलब है 0 ऑड डे आने पर वही दिन आ जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हर 2 ईयर के बीच में ना ऑड डेज पता करने हैं, और जिन 2 ईयर के बीच में ऑड डे 0 आ जाए उन्हीं दोनों ईयर का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑप्शंस डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ ऑप्शंस डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? कि जो 1990 है वो एक नॉर्मल ईयर है, वो एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 365 दिन हैं और यहां पर 366 दिन हैं। तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। हाँ, पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा वर्ष सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहां 365 दिन है, यहां 366 दिन है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1990 और 1997 की। इन दोनों के बीच में हमें ऑड डेज पता करने हैं, और 2 ईयर के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? 2 ईयर के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ऑड डेज निकालने की ट्रिक आप लोगों को बहुत बेहतर पता है। सर अगर हमें 1997 और 1990 के बीच में ऑड डेज निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? तो ये बताओ, इन दोनों वर्ष में कितने साल का अंतर है? सर 7 साल का अंतर है। और आप लोगों को पता है ईयर्स को हम ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर ईयर्स प्लस लीप ईयर। इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हैं? सर 92 और 96। कितने लीप ईयर हैं? 2 लीप ईयर हैं। तो 7 और 2 9, 9 का मतलब 2।
दो ऑड डेज हैं 1990 और 1997 के बीच में। तो क्या 1990 और 1997 का कैलेंडर सेम होगा? सर बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि जब तक जीरो ऑड डे नहीं आएंगे तब तक कैलेंडर सेम नहीं होगा। अब बात करते हैं हम 2001 और 1990 की। तो 2001 और 1990 के बीच में कितने साल का अंतर है? सर 11 साल का अंतर है। और ईयर को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं? सर प्लस लीप ईयर। तो 90 और 2001 के बीच में कितने लीप ईयर? सर 92, 96, 2000। कितने लीप ईयर? 3 लीप ईयर। तो 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो। देखो जीरो ऑड डे आ गए। इसका मतलब जो 1990 का कैलेंडर था वही पूरा कैलेंडर एज इट इज रिपीट हुआ 2001 में। पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हुआ 2001 में। जिन दो वर्ष के बीच में ऑड डे जीरो निकलते हैं, डेफिनेटली उन दोनों वर्ष का पूरा कैलेंडर सेम होता है। बस वो दोनों या तो लीप ईयर होने चाहिए या दोनों नॉर्मल ईयर होने चाहिए। ठीक है। हाँ, लीप ईयर के साथ बेटा पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। चलिए इसी बेसिस पे अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग सॉल्व करोगे। ये जो हमारा वर्ष चल रहा है 2019, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2019 भी जल्दी लौट के आएगा। अगर 2019 बीत भी गया तो टेंशन मत लेना, ये फिर से लौट कर आएगा। अब आपको बताना है 2019 कब आएगा लौट कर, 2024 में, 2030 में, 2024 में या 2028 में? बताओ। 2019 का कैलेंडर फिर से रिपीट होगा जल्दी से। ठीक है, हाँ हाँ दशरथ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, कर देंगे। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया दशरथ, है ना, बिल्कुल कर देंगे हम। राजेश थैंक यू बेटा। अब जब हम बेटा ऑड डेज निकालेंगे ना, तो ये विदाउट पेन निकालना बेटा। इसके लिए पेन की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है। बिना पेन के हमें ऑड डेज निकालने हैं। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ये करने के लिए हमें पेन की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, यस, ये करने के लिए हमें पेन की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। नीतीश, हरी, राहुल, अस्मित, आकाश, प्रियांशु गलत हो गए, नीतीश वेरी गुड जॉब, पिंटू गुड 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 गुड, अस्मित वेरी गुड, वेल डन। देखो बेटा, अब हम 19 और 26 की बात करें तो सर कितने साल का अंतर है? सर 7 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने हैं? 20, 24, 2। सर 7 और 2 9, 9 का मतलब 2। तो कैलेंडर सेम नहीं है। अगर हम 19 और 30 की बात करें तो 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 20, 24, 28, 3 लीप ईयर। 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। तो जो 2019 का कैलेंडर है वही एज इट इज कैलेंडर 2030 का आएगा, सेम कैलेंडर आएगा। तो जो इस साल का कैलेंडर है वो 2030 में एज इट इज रिपीट होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। तो देखो कैलकुलेशन जो हमें करनी है ना, वो बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, इतनी सी, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। 19 और 30 कितने साल का अंतर? 11, प्लस लीप ईयर कितने? 3। 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29। अभी कुछ साल पहले 2017 निकला था। अब बताओ 2017 कब लौट कर आएगा? 2028 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में? ठीक है, ये जो 2017 वर्ष निकला है ये कब लौट कर आएगा? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। 2017 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा? अब कुछ बच्चे थे जिनको ये गलतफहमी हो गई कि सर कैलेंडर तो हर 11 साल बाद रिपीट होता है। तो जिन बच्चों को ये गलतफहमी है कि कैलेंडर हर 11 साल में रिपीट होता है, वो अपनी गलतफहमी इस क्वेश्चन से दूर कर लें। क्योंकि बेटा 17 और 11 बनते हैं 2028, और ये है नॉर्मल ईयर, ये है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर पूरा का पूरा लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अपनी गलतफहमी आप दूर कर लो बेटा। ठीक है, यस। 17 और 23 कितने साल का अंतर? 6 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर। बीच में कितने लीप ईयर?
सर बीच में सिर्फ एक लीप ईयर है 2020, 20 में सिर्फ एक लीप ईयर है 2020, तो 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो जो 2017 का कैलेंडर है वही पूरा का कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि सर जब हमने पहले 2 क्वेश्चन देखे तो उन 2 क्वेश्चन को देखकर हमें ऐसा लगा कि कैलेंडर हर 11 साल में रिपीट होता है, ऐसा फील हुआ हमें। लेकिन ये गलतफहमी दूर करती हमारे 3rd क्वेश्चन ने। अब हम इसको समराइज करते हैं। देखो एक्चुअली बेटा डायरेक्ट ट्रिक ये है कि कोई भी नॉर्मल ईयर एक्चुअली हर 11 साल में ही रिपीट होती है। कोई भी साधारण वर्ष हर 11 साल में ही रिपीट होती है। लेकिन कुछ ऐसे ईयर हैं जो 11 साल में रिपीट नहीं होते, और वो कितने साल में रिपीट होते हैं? वो 6 साल में रिपीट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में या तो 11 साल लगते हैं या 6 साल लगते हैं, या तो 11 साल लगते हैं या 6 साल लगते हैं। सर अब ये कैसे पता चलेगा 11 किस में लगेंगे और 6 किस में लगेंगे? देखो बेटा जो 6 साल बाद रिपीट होते हैं ना साधारण वर्ष, उन साधारण वर्ष की एक खास बात होती है, ठीक है? उन साधारण वर्ष की बेटा एक खास बात होती है, और उनकी खास बात ये होती है जो 6 साल में रिपीट होते हैं वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, सिर्फ वही 6 साल में रिपीट होते हैं, सिर्फ वही 6 साल में रिपीट होते हैं। वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, सिर्फ वही 6 साल में रिपीट होते हैं। देखो ये लीप ईयर के तुरंत बाद आया है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं 2005 कितने साल में रिपीट होगा, तो सर ये 6 साल में रिपीट होगा, क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद आया। 2006 कितने साल में रिपीट होगा? 11 साल में। 2007 कितने साल में रिपीट होगा? 11 साल में। लेकिन 2009 सर ये भी लीप ईयर के तुरंत बाद आया, ये 6 साल में रिपीट होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 2017 और 2028 सर ऑड डेज तो 0 है, कैलेंडर क्यों नहीं सेम? अरे बेटा कनिष्क, पहली बात तो तुम ये समझो यहां 365 दिन या 366 दिन, पूरा कैलेंडर कैसे सेम हो सकता है? देखो एग्जैक्टली होता यह है, अगर हम इन दोनों वर्ष में ऑड डेज निकालें तो पहली बात तो यह है कि 28 फरवरी तक ऑड डेज 0 नहीं होंगे, क्योंकि 28 फरवरी तक ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2020 और 2024, सिर्फ 2 ही लीप ईयर होंगे। लेकिन 28 फरवरी के बाद इसको लीप ईयर मानोगे तो फिर 3 लीप ईयर कैलकुलेट करोगे तो ऑड डेज 0। तो कहने का मतलब है 2017 और 2028 का जो कैलेंडर सेम है ना बेटा, वो सेम है 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक। 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर का कैलेंडर, 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर का कैलेंडर दोनों का सेम है। लेकिन 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम नहीं है। तो ये बात समझने की कोशिश करो कि अगर नॉर्मल और लीप ईयर के बीच में ऑड डेज 0 निकलते हैं तो इसका मतलब एक है, या तो वो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम होंगे, या फिर वो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सेम होंगे। पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि अगर हम 1 जनवरी लेते हैं तो ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर हम 1 मार्च लेते हैं तो ये लीप ईयर मानोगे। इसका मतलब ये दोनों कैलेंडर सेम है 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। अब सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, या तो नॉर्मल और लीप ईयर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम होती है, या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सेम होती है, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही कहा हरी आपने, बिल्कुल सही कहा। तो अब आप लोगों को पता चल गया ना कि कौन सा साधारण वर्ष 11 साल में रिपीट होगा और कौन सा 6 साल में। तो 6 साल में वो नॉर्मल ईयर रिपीट होते हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। अच्छा सर ये बताओ लीप ईयर कितने साल में रिपीट होगा? लीप ईयर कितने साल में रिपीट होगा? किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? तो बेटा लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स तभी काम करती हैं जब हम जब हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूमते हैं। सोनिस पेशेंस रखो,
ये ट्रिक्स तभी काम करती हैं जब हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूमते हैं। अगर मान लो हमने ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर ली, अगर मान लो हमने ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर ली जो लीप ईयर नहीं है, तो वहां पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं 1999 कितने साल में रिपीट होगा, तो सर ये एक साधारण वर्ष है, तो डेफिनेटली ये 11 साल बाद रिपीट होगा 1999, और 11 साल बाद रिपीट होगा तो ये रिपीट होगा 2010 में, पक्का 2010 में रिपीट होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बीच में जो सेंचुरी ईयर आई वो 2000 आई, और 2000 एक लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1899 भी 11 साल में रिपीट होगा, तो सर ये 11 साल में रिपीट नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर हम वो सेंचुरी क्रॉस करेंगे 1900 जो लीप ईयर नहीं है, तो यहां पर ये ट्रिक फेल हो जाएगी। तो यहां पर सर कैसे पता लगाएंगे? तो बेटा यहां पर कंसेप्ट काम आएगा कि दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन छांटो जिन दोनों के बीच में ऑड डेज 0 हो। तो यहां पर कंसेप्ट काम आएगा, यहां पर ट्रिक काम आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट सिखाया, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक बताई। तो ट्रिक यहां पर फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम वो सेंचुरी ईयर क्रॉस करेंगे जो लीप ईयर नहीं है। तो यहां पर कंसेप्ट काम आएगा, और कंसेप्ट क्या कहता है कि उन 2 वर्ष का कैलेंडर सेम होता है जिन 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज 0 होते हैं। और ऑड डेज निकालना तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है, वर्ष प्लस लीप वर्ष, सिंपल। ठीक है, चलिए, इसीलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ट्रिक हर जगह यूज नहीं होती है। अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को बेटा बड़े ध्यान से समझना है ना, बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक, मोना ने मोना ने अपना बर्थडे 1 मार्च 2003 को संडे में सेलिब्रेट किया। मोना ने मोना ने अपना बर्थडे, ठीक है, मोना ने अपना बर्थडे 1 मार्च 2003 को संडे में सेलिब्रेट किया। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि मोना अपना बर्थडे मोना अपना बर्थडे दोबारा से संडे में सेलिब्रेट कब करेगी? मोना अपना बर्थडे दोबारा में संडे में सेलिब्रेट कब करेगी? अब मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं बेटा, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे जाते हैं और आप बताना कब करेगी सेलिब्रेट। 2008 में, 2009 में, 2007 में, या 2006 में। मोना अपना बर्थडे दोबारा से संडे में सेलिब्रेट कब करेगी? ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा। 24 है तो बेटा या तो 4-4 के ग्रुप बनाओ प्राची, या 6-6 के ग्रुप बनाओ। ठीक है, या तो 4-4 के, या 6-6 के, या 3-3 के। अब वो तो बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वैसे 4-4 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वहां पे। 4 के काम ना करे 6-6 के बनाना, 6-6 के काम ना करे तो 3-3 के बनाना। ठीक है, हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मोना ने अपना बर्थडे 1 मार्च 2003 में संडे को सेलिब्रेट किया। अब वो दोबारा से अपना बर्थडे संडे में सेलिब्रेट कब करेगी? तो सबसे पहला ऑप्शन है 2008। इसका मतलब ये है कि मोना 2008 में अपना बर्थडे संडे में सेलिब्रेट तभी कर सकती है जब इन दोनों के बीच में ऑड डेज कितने निकल आए? ऑड डेज 0 निकल कर आ जाए। इन दोनों के बीच में ऑड डेज 0 निकल कर आ जाए। तो मुझे बताओ इन दोनों में कितने ईयर्स का डिफरेंस है? सर 5 ईयर्स का डिफरेंस है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? सर 2004, और 2008 भी लीप ईयर काउंट होगा। पूछो क्यों होगा? क्योंकि 1 मार्च है।
अगर 1 फरवरी होता तो 2008 लीप ईयर नहीं मानते। तो कितने लीप ईयर बीच में? 2 लीप ईयर। तो सर 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। तो मोना अपना बर्थडे 2008 में ही सेलिब्रेट करेगी दोबारा से संडे में। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो बेटा मैंने आपको पहले यही समझाया था कि जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है वो लीप ईयर से पूरा सेम नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर एक डे, पर्टिकुलर एक दिन समान हो सकता है। यानी कि 2003 और 2008 का जो कैलेंडर है ना बेटा, वो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक सेम रहेगा, लेकिन 2003 और 2008 का कैलेंडर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक अलग अलग है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था ऊपर। तो अब मुझे लगता है अब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है नॉर्मल और लीप ईयर का, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, पूरे 365 दिन समान नहीं हो सकते। ठीक है जी, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। नोट कर लो क्वेश्चन। हाँ जी सर, लीप ईयर में बर्थडे 1 मार्च 2004। चलो भाई, तो ईयर का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया कि कब कौन सा वर्ष रिपीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनका पहला दिन सेम है? इनमें से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन सेम है बेटा? अप्रैल जुलाई, अप्रैल जून, अप्रैल मई या फरवरी अप्रैल। इनमें से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन सेम है? इनमें से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन सेम है? ठीक है, जिनका पहला दिन सेम है। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि मोना ने 1 मार्च 2003 को अपना बर्थडे संडे में सेलिब्रेट किया, तो वो दोबारा से अपना बर्थडे संडे में कब मनाएगी? 2008 में, 2009, 2007 या 2006? तो बेटा हमने 2008 लिया और इन दोनों के बीच में ऑड डेज कितने निकले? 0। इसका मतलब 1 मार्च 2008 को भी संडे है, तो बस 2008 में सेलिब्रेट करेगी वो संडे को। इनमें से ऐसा कौन से 2 मंथ हैं जिनका पहला दिन सेम है? फर्स्ट डे सेम। इनमें से ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन सेम है? पहला दिन सेम है, ये हमें बताना है बेटा। पहला दिन सेम। अब देखो, अब कुछ नहीं करना आपको बेटा, 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। पहले हम 2 ईयर के बीच में ऑड डेज निकाल रहे थे, अब आप लोगों को 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। अब आप लोगों को 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है? तो अगर हम अप्रैल और जुलाई को ले, हमें ना बेटा 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन सेम करना है। हमें 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन सेम करना है। तो बेटा इन दोनों के बीच में ऑड डेज निकाल लो। कैसे निकालोगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। माना कि अप्रैल पहला जो महीना है इसमें लिखते हैं बेटा बचे हुए दिन। अप्रैल में कितने दिन बचे? 29। मई में 3, जून में 2, जुलाई की दी हुई तारीख 1, 29 का मतलब 1।
तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो अब 1 अप्रैल और 1 जुलाई के बीच में ऑड डेज कितने हैं? 0। इसका मतलब जो 1 अप्रैल का दिन है वही 1 जुलाई का दिन है। तो ऐसे कौन से 2 मंथ है जिनका पहला दिन सेम है? अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई, ठीक है, थैंक यू अंकित। अप्रैल और जुलाई, ठीक। तो अगर हमसे कहे कि 2 मई, अगर हमसे कहे कि 2 अप्रैल का दिन तीन किस महीने की 3 तारीख से सेम है, तो सिंपल सी बात है कि 2 अप्रैल और 3 मई का दिन निकालो, 3 जून का दिन निकालो, तो जिसके बीच में ऑड डेज 0 आएंगे वही सेम होगा। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर ऑड डेज का है और कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑड डेज का है। अगर 1 अप्रैल 1 जुलाई का दिन सेम है तो दोनों के बीच में ऑड डेज 0 आएंगे। और 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, ठीक है, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। फरवरी और अप्रैल का भी दिन सेम है बेटा। यहां पर बेटा फरवरी का तो हो ही नहीं सकता, पूछो क्यों? तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कि फरवरी नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तो ये तो वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहां तो पता ही नहीं है ना फरवरी नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। 1 महीने तक विशाल। चलिए भाई, अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। और मुझे एक बात बताओ कि हमने सबसे पहले ईयर्स में ना लीप ईयर कैलकुलेट किए थे, है ना, ईयर्स में लीप ईयर कैलकुलेट किए थे। हाँ बेटा, जुलाई की दी हुई तारीख लेंगे तो 1 जुलाई दे रखी है ना। हमें नहीं बोला गया कि कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन सेम है, यानी कि दोनों महीनों का पहला पहला दिन लेना है। तो यहां पर पहले महीने की बची हुए दिन और आखिरी महीने की दी हुई तारीख, वही कंसेप्ट है जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, तो मुझे बताओ 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, विषम दिन कितने होंगे? फटाफट से कैलकुलेट करो, 100 साल में विषम दिन कितने होंगे? चलो फटाफट से कैलकुलेट करो। 100 साल में अगर 24 लीप ईयर हैं तो 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे जी? वेरी गुड हरी, तुम बेटा पहले पढ़ के आ चुके हो हैं, तभी तुम सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से दे रहे हो, क्यों भाई? हाँ जी, तो भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें सर, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे? तो आप लोग अब इस कंसेप्ट में ना बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो, बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो ईयर्स में ऑड डेज पता लगाने में। कैसे फैमिलियर हो चुके हो, कैसे फैमिलियर हो चुके हो? सर हमें पता है, अगर हमें ईयर्स में ऑड डेज पता लगाने हैं ना, तो उन 100 सालों में जितने लीप ईयर आए हैं वो इसमें जोड़ देंगे। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ऑड डेज। तो 100 प्लस 24 कितने ऑड डेज हो गए? 124। लेकिन क्योंकि ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए हम 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करेंगे। और कितना रिमाइंडर बचा? 5। तो इसका मतलब 100 साल में 5 ऑड डे आएंगे, बिल्कुल कोथापिल्ली, कोथापिल्ली योर नेम, ओके गुड। तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, बट ये जो वैल्यू है ये 7 से ज्यादा है, इसीलिए हम 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लेंगे, तो 5। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, यही तो सीखा है हमने इस चैप्टर में, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। इसी तरीके से मुझे 200 साल, 300 साल और 400 साल में ना ऑड डेज निकाल के बताओ फटाफट से।
200 साल में कितने ऑड डेज, 300 में कितने, 400 में कितने, क्योंकि आपको पता है 200 में 48 लीप ईयर, 300 में 72 और 400 में 97 लीप ईयर। वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। ठीक है धर्मेंद्र, आ रहे हैं बेटा कमेंट। Years plus leap year becomes odd days. Very good job, Dharmendra. Mohan, good job. Hari. बिल्कुल सुनील, डेफिनेटली। नरेंद्र, छोटू, विजय, रामेंद्र, विकास, नीति, पिंटू, नीतीश, वेरी गुड जॉब, गुड वर्क, ग्रेट वर्क। हाँ जी, चलिए भाई, 200 प्लस 48, 248, 372, 497। लेकिन जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। यहां 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। यहां 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0। तो इसका मतलब, ठीक है, अगर हम बात करें ईयर्स और ऑड डेज की, तो बेटा 100, 200, 300, 400। 100 साल में कितने ऑड डेज निकले, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। ये ऑड डेज होते हैं 5310, 5310। अच्छा मुझे एक कंसेप्ट बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये रेफरेंस है बेटा, इस रेफरेंस के बेसिस पर हम कितने भी वर्ष में ऑड डेज काउंट कर सकते हैं। इस रेफरेंस के बेसिस पर, इस रेफरेंस के बेसिस पर हम कितने भी वर्ष में ऑड डेज काउंट कर सकते हैं, कितने भी वर्ष में। पूछो कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं 500 साल में कितने ऑड डेज, तो बेटा 400 की टेबल में ब्रेक करना है, हमेशा हमेशा 400 की टेबल में ब्रेक करना है, क्योंकि जितने भी मल्टीपल ऑफ 400 है, ऑड डेज हमेशा 0 होंगे। ठीक है, तो 500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 200 नहीं लिखना बेटा, 400 की टेबल में ब्रेक करो। 400 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5। 600 को कैसे लिख सकते हैं, 400 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3। 700 को कैसे लिख सकते हैं, 400 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1। 800, 400 का डबल यानी कि 0। तो आप लोगों ने यहां पर एक चीज नोट की, देखो मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो 5310 ऑड डेज हैं, यही 5310 ऑड डे फिर से आ गए, और यही 5310 ऑड डे फिर से आ जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या है मनीष, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेंचुरी थी ना, जो पहली शताब्दी थी, वही 5वीं शताब्दी है, वही 5वीं शताब्दी है। जो दूसरी शताब्दी थी वही 6ठी शताब्दी है, जो तीसरी थी वही 7वीं है, जो चौथी थी वही 8वीं है। इसका मतलब यह है अंकित कि जो हमारा कैलेंडर है वो सिर्फ इन्हीं 4 शताब्दी से मिलकर बना है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 शताब्दी से मिलकर बना है प्रियंका। जो हमारा कैलेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 सेंचुरी से मिलकर बना है, और यही 4 सेंचुरी बार बार रिपीट हो रही हैं। तो किसी भी साधारण वर्ड्स को, बिल्कुल सही का मोहन, किसी भी साधारण वर्ड्स को रिपीट होने में लगते हैं, किसी भी साधारण वर्ड्स को रिपीट होने में लगते हैं 1 शताब्दी के अंदर ही। अगर कोई साधारण वर्ड्स रिपीट होता है तो उसको 11 या 6 साल लगते हैं। लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल, लेकिन पूरी की पूरी सेंचुरी, पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, पूरे 400 साल। तो ठीक 400 साल बाद पूरे के पूरे 100 वर्ष सेम होंगे, यानी कि पहली शताब्दी के जो 100 वर्ष थे वही 100 वर्ष 5वीं शताब्दी के थे। तो जब कैलेंडर हमारा बनाया गया तो वो यहीं तक बनाया गया और यहां पर कर दिया गया वो दी एंड,
और यहां के बाद उन्होंने साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट करना शुरू कर दिया। कैलेंडर हमारा बनाया गया यहां तक और फिर वो रिपीट होना शुरू हो गया कैलेंडर बार बार, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। तो बेटे जो 21वीं शताब्दी है, जिस शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, वो बेसिकली कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी थी, वो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी। तो ये जो शताब्दी 21वीं चल रही है, ये कैलेंडर की पहली शताब्दी थी बेटा, ठीक है, पहली शताब्दी। यस, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11-6 साल, लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल, लेकिन पूरे के पूरे 100 वर्ष एक साथ रिपीट कब होते हैं? ठीक 400 साल बाद। पूरी की पूरी एक शताब्दी रिपीट होती है ठीक 400 साल बाद, ठीक है। यस, तो कैलेंडर सिर्फ इन्हीं 4 सेंचुरी से मिलकर बना है, और अगर कैलेंडर हमारा सिर्फ इन्हीं 4 सेंचुरी से मिलकर बना है, तो जो शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं। कल इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, या फिर इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो शताब्दी के फर्स्ट डे और लास्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और शायद आप लोगों को एक बात याद होगी कि मैंने ये जो ऑड डेज बताए थे, आपको किस बेसिस पे बताए थे? आपको बताया था ना कि जो कैलेंडर का पहला दिन था वो मंडे था, दूसरा दिन ट्यूसडे था, तीसरा दिन वेडनेसडे था, चौथा दिन थर्सडे था, पांचवा दिन फ्राइडे था, छठा दिन सैटरडे था, और सातवां दिन यानी कि संडे था। और फिर यही 7 दिन रिपीट होने लग गए, है ना? यही 7 दिन रिपीट होने लग गए, ठीक। तो ये जो बेटा कैलेंडर के ऑड डेज है ना, मतलब सेंचुरी के जो ऑड डेज हैं, यही सेंचुरी के लास्ट डे भी हैं, यही सेंचुरी के लास्ट डे भी हैं। तो जो पहली शताब्दी है, पहली शताब्दी है, मजा आ गया सर। हाँ जी बिल्कुल, भावना कह रही है सर नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता सर, हम तो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, ये पहली शताब्दी कैसे हो गई सर? तो बेटा भावना, पहली शताब्दी का कैलेंडर उठा के देखना, पूरे के पूरे जो 100 वर्ष थे ना, वही इस शताब्दी के पूरे 100 वर्ष हैं। यानी कि 2019 चल रहा है, 19वां वर्ष है ये 21वीं शताब्दी का। तो पहली शताब्दी का बेटा 19वां वर्ष देखना, पहली शताब्दी का 19वां वर्ष और 21वीं शताब्दी का 19वां वर्ष बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। पूरा पूरे शताब्दी हम पहली शताब्दी जी रहे हैं, ठीक है। यही तो मैं आपको कैलेंडर सिखा रहा हूं बेटा। बहुत सारी बातें हैं जो हमें कैलेंडर में नहीं पता थी, हालांकि देखते हम डेली थे, है ना। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाई जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो यही शताब्दी के अंतिम दिन भी है। तो जो पहली शताब्दी है वो खत्म होगी हमेशा फ्राइडे पर, दूसरी शताब्दी हमेशा खत्म होगी वेडनेसडे पर, तीसरी शताब्दी मंडे पर, और चौथी शताब्दी संडे पर। ये फिक्स्ड होते हैं बेटा। तो कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से बन सकता है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हमेशा पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म होती है, दूसरी खत्म होती है वेडनेसडे पर, तीसरी खत्म होती है मंडे पर, और चौथी खत्म होती है संडे पर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन होगा, तो बेटा प्रथम दिन ये हो सकते हैं। सर आई एग्री सर, यू आर राइट, मैंने कैलेंडर भी चेक कर लिया है। अच्छा जी प्रियंका, आपने कैलेंडर भी चेक कर लिया, बहुत सही। फर्स्ट सेंचुरी का सर कैलेंडर मिलेगा कहां? तो प्रियंका आप बता दो, आपने कहां से चेक किया कैलेंडर? मुझे सर कुछ पता नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ सीखने को मिल गया। बिल्कुल, हाँ हाँ, अरे वाह, विजय ने एक क्वेश्चन पूछा है लाजवाब। विजय, योर क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। अब तुम्हें मुर्गा बनाया या नहीं ये बताओ। विजय कह रहे हैं सर 5वीं शताब्दी भी तो हो सकती है हमारी शताब्दी। अरे मेरी जान विजय, जो 5वीं शताब्दी है वही पहली शताब्दी है, वही 21वीं शताब्दी है, सब एक ही है।
अरे ये सब एक ही है बेटा, पहली, पांचवी, नवीं, 13वीं, 17वीं, 21वीं, ये सब एक ही है, बिल्कुल एक ही है। टाइम मशीन में बैठो और पास्ट में जाओ। हाँ जी। सर इसका मतलब कभी भी थर्सडे, सैटरडे, ट्यूसडे से बिल्कुल खत्म बेटा, शुरू नहीं खत्म। तो इसका मतलब है ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इन 3 दिनों पर कभी भी कोई सेंचुरी खत्म नहीं होती। टीटीएस, टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन 3 दिनों पर कोई भी शताब्दी खत्म नहीं हो सकती, कोई भी शताब्दी खत्म नहीं हो सकती। यस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन 3 दिनों पर कोई भी सेंचुरी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल, ये कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं बनते। सेंचुरी के लास्ट डे बनते हैं संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो जब हमारी शताब्दी खत्म होगी, हम पहली शताब्दी में जी रहे हैं ना, तो जब हमारी शताब्दी खत्म होगी तो पता हमारी शताब्दी का जो आखिरी दिन होगा वो क्या होगा? हमारी शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे होगा। हमारी शताब्दी फ्राइडे वाले दिन टाटा बाय बाय हो जाएगी। तब 22वीं शताब्दी शुरू होगी। और 22वीं शताब्दी कहां से शुरू होगी? चलो अब हम बात करते हैं कि सेंचुरी के फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं। पहले दिन, अंतिम दिन तो हमने पता कर लिए, पहले दिन पता करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म होगी, मान लो कि आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है और आज फ्राइडे है, और अगर आज पहली शताब्दी खत्म हो गई तो कल से कौन सी शताब्दी शुरू होगी? सर दूसरी शुरू होगी। और अगर आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा? सर कल सैटरडे होगा। भाई फ्राइडे के तो अगले दिन दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। फ्राइडे पे अगर पहली शताब्दी खत्म हुई तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो जब ये शताब्दी 21वीं शताब्दी फ्राइडे पर खत्म होगी तो 22वीं शताब्दी कब से शुरू होगी? सैटरडे से शुरू हो जाएगी, उसके ठीक अगले दिन से। अगर सेकंड सेंचुरी वेडनेसडे पर खत्म होगी तो उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी, और अगर तीसरी मंडे पे खत्म होगी तो उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू हो जाएगी, और अगर चौथी संडे पे खत्म होगी तो उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शुरू होगी। और पांचवी जो शताब्दी है वही तो पहली शताब्दी है, तो मंडे से पहली शताब्दी शुरू होगी। और मैंने आपको यही तो बताया था कि कैलेंडर हमारा मंडे से शुरू हुआ था। पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। सारी चीजें एकदम कंसेप्चुअल है, कहीं भी कंसेप्ट फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है सेंचुरी के फर्स्ट डे, मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से दिन है जो सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं बन सकते? सर संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये कभी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अच्छा, मंडे एक ऐसा दिन है जो कॉमन है। मंडे आखिरी दिन भी हो सकता है, मंडे पहला दिन भी हो सकता है शताब्दी का। सर आप कितने लकी हो सर कि कई के बेटे किसी के भाई और इतने अच्छे गुरु हो आप। थैंक यू सो मच प्राची। अंकित, हम बिहार से हैं सर, बहुत मजा आता है आपकी क्लास में, लगता है आपके पास आके स्टडी करूं, मजा आ गया सर जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, हमारी 21वीं शताब्दी है। 21 का मतलब पहली शताब्दी में जी रहे हैं, तो हमारी शताब्दी किस दिन से शुरू हुई थी? मंडे से शुरू हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी शताब्दी का पहला दिन क्या था बेटा। 1 जनवरी 2001, ये था 21वीं शताब्दी का पहला दिन। और इस दिन बेटा मंडे होगा, कंफर्म 110%, क्योंकि जो 21वीं शताब्दी है उसका पहला दिन ये है, और जो 21वीं शताब्दी है वही पहली शताब्दी है। पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे, तो इसका भी मंडे ही है, कंफर्म है 110%। ठीक है, अच्छा, और चौथी शताब्दी बेटा संडे पे खत्म होती है ना। चौथी शताब्दी खत्म हुई थी बेटा 31 दिसंबर 2000, क्योंकि जो 2000 है वो चौथी शताब्दी है, ये चौथी शताब्दी का आखिरी दिन है, और इस दिन पक्का संडे है, पक्का संडे, क्योंकि चौथी शताब्दी संडे पे ही खत्म होती है।
ठीक है। तो ये सेंचुरी के फर्स्ट डे और लास्ट डे होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपके माइंड में ना पूरा कैलेंडर छप गया होगा कि हम सर ने मंडे से हमने सर शुरुआत की थी, फिर हम 100 साल बीते, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर सर वही पूरा कैलेंडर रिपीट होने लग गया, रिपीट होने लग गया, रिपीट होने लग गया। और सेंचुरी के अंदर भी ईयर रिपीट होते हैं, जिसकी कंसेप्ट और ट्रिक मैंने आपको बताई, 11, 6 और 28, है ना। सेंचुरी के ईयर भी रिपीट होते हैं और पूरी की पूरी शताब्दी भी रिपीट होती है। मान गए सर आपने तो सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, समा बांध दिया सर आपने, एक नंबर कंसेप्ट। थैंक यू और बाहुबली ऑफ रीजनिंग। थैंक यू सो मच अंकित, विजय, पुनीत। थैंक यू शिवम। देखो लोग ना चेक करने चले गए कि वाकई में 1 जनवरी 2001 को मंडे है कि नहीं, मतलब चेक करने भी भाग गए हो आप लोग हैं। मुझ पर इतना भरोसा नहीं है कि क्लास के बाद ही चेक कर लेते, बट अभी चेक करेंगे सर, हम तो करके आ गए चेक, पता चल गया। सारी चीजें कंसेप्चुअल होती हैं बेटा, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूं वो स्टैंडर्ड अप्रोच, वो स्टैंडर्ड ट्रिक जिससे हम बिना किसी रेफरेंस से, बिना किसी रेफरेंस से, है ना, बिना किसी रेफरेंस से आज का डेट पता कर लेते हैं, आज का दिन क्या है। ठीक है, मजा आ गया गजब, थैंक यू सो मच। बिना किसी रेफरेंस से, है ना सर, आज आप रीजनिंग के ब्रह्मास्त्र हैं सर जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, देखो, और ये जो नॉलेजेबल चैप्टर है ना, ऐसा नहीं कि मैं इन चैप्टर्स को डेमो में डाल दूं और तुम्हें अपनी नॉलेज दिखाऊं, लो भाई एडमिशन कर लो डेमो से। डेमो तो दूर दूर तक नहीं पढ़ाता मैं इन चैप्टर्स को, तो समझ रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाकर एडमिशन कर ले, यहाँ सारी चीजें एकदम फ्लो में चलती हैं, फ्लो में, मतलब अगर हमने, है ना, जिस टॉपिक को देखकर तुमने मेरा एडमिशन लिया होगा ना, वो समझ लो वो 60% होता है मेरा, और जब बैच खत्म करते हैं ना तो हम 100% पे पहुंच जाते हैं। और मैं आपको ये तो दिखाता नहीं हूँ कभी भी डेमो में, अगर यही दिखा देना तो मैं डेमो में, तो फिर क्या से क्या हो जाएगा, है। यहां से लोग लोग अपना 200% दिखा देते हैं डेमो में, और फिर बैच खत्म होते होते वो चैप्टर के, मतलब जब चैप्टर वो खत्म करा देता ना, तो वो 10% तक पहुंच जाते हैं। नॉलेज या ट्रिक्स या अप्रोच के बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि जिस टॉपिक की उन्हें नॉलेज होती है वो उस टॉपिक को 200% पढ़ा देते, ताकि बच्चों को लगे अरे सर क्या खतरनाक पढ़ा दिया सर, मजा आ गया। एडमिशन लेने के बाद पता चला यहाँ तो डब्बा गोल हो गया। जबकि हमारे साथ उल्टा है, जब आप 40, 30, 50% से ही एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद कहाँ से कहाँ पहुंचोगे, हैं। सर मैंने आपके YouTube पर वीडियो देखकर एडमिशन लिया था गुरुजी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जो YouTube पर वीडियोस पड़ी हुई हैं वो तो मेरी पढ़ाई का 30%, 40% है सिर्फ, जिनसे आप लोग एडमिशन ले लेते हो। सर अब तक कोई 2 दिन पहले की डेट पूछेगा तो कैलकुलेट करके नहीं बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप 100% कंसेप्ट देते हैं, हम कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, 100% करेक्ट आंसर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, यू आर राइट, लॉर्ड राम ऑफ रीजनिंग। थैंक यू। और हमें अपनी नॉलेज बांटने से बिल्कुल भी कतई भी डर नहीं लगता है, 1% भी। लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ दे देंगे तो फिर हमारी वैल्यू कौन करेगा, है ना, मार्केट में हम जैसे 10 टीचर खड़े हो जाएंगे, जबकि मेरे हर बैच में मोर देन, है ना, अराउंड 50 ऐसे बच्चे होते हैं जो रीजनिंग पढ़ा भी रहे होते हैं जगह जगह पर। लेकिन फिर भी हम सब कुछ देते हैं अपना, हमें कोई डर नहीं है किसी से। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। चलो भाई, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम किसी भी स्टैंडर्ड डेट का डे, मंथ और ईयर अगर हमें गिवन है तो हम डे कैसे पता करेंगे, कैसे दिन निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर डेट का, है ना, ये कैसे पता चलेगा। करियर मेक करियर विल, यस। तो बेटा आप लोग YouTube पर रेटिंग्स दे दिया करो टीचर्स के बारे में, वो थोड़ा सा जरूरी है। प्ले स्टोर पे, सॉरी YouTube पर नहीं, प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाके जब आप करियर विल ऐप को
क्लिक करोगे तो वहां पे रेटिंग्स का ऑप्शन आता है। तो थोड़ा सा हमारी जो तारीफ आप यहाँ करते हो, ये तारीफ कहाँ किया करो, प्ले स्टोर पे किया करो। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो उस रेटिंग को देखते हैं। तो जैसे बहुत सारे नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता करियरविल ऐप क्या है क्या नहीं, तो थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दिया करो। ये रेटिंग्स प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन में दे दिया करो। टीचर्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया करो कि इस प्लेटफॉर्म पे ये टीचर हैं जो ये बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरी तारीफ करो, जो टीचर तुम्हें अच्छा लगता है उसकी तारीफ करो, ठीक है। यस, मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ वो आप बताओगे। अगर आपको गलत लगता है तो गलत बताओ, जो कमियां हैं वो कमियां, है ना, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो भी हमसे जुड़े। और यस, चलो अब मैं आपको बता रहा था कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का डे कैसे पता करते हैं हम बिना आज की डेट के रेफरेंस के। जैसे मान लो 5 मार्च 2010 का दिन पता करना है हमें, और हमें इसको आज की डेट से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। हमें इसको आज की डेट से कंपेयर नहीं करना है और हमें 5 मार्च 2010 का दिन पता करना है बिना आज की डेट से कंपेयर किए। तो हम कैसे करेंगे, हैं हम कैसे करेंगे इसको? थैंक यू सो मच नितेश, थैंक यू राजेश्वरी, थैंक यू सो मच मनीष, सतेंद्र, सानवी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। चलो भाई, 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन है बिना आज की डेट से कंपेयर किए हमें इसको निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं बिल्कुल कंसेप्ट समझाऊंगा आपको ताकि आप जिंदगी में भूलो ही ना। 1 जनवरी और पहला साल, बेटा कौन सा दिन था? मंडे था ना, साल का पहला दिन मंडे था, मंडे से हमारा शुरू हुआ, ठीक है। 001 मंडे से हमारा शुरू हुआ, तो पहला दिन मंडे है। तो अगर हम टोटल डेज काउंट कर लें, यानी कि टोटल ऑड डेज अगर हम काउंट कर लें तो हमें दिन पता चल जाएगा। तो हमें टोटल ऑड डेज काउंट करने हैं, टोटल ऑड डेज यानी कि टोटल डेज काउंट करने हैं। डेज का मतलब ऑड डेज काउंट करने हैं। तो सबसे पहले बेटा मंथ में काउंट करो टोटल कितने ऑड डेज हैं। अच्छा ये जो महीने हैं वो 2010 के हैं। पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च। जनवरी में 3 ऑड डेज बेटा, जो फरवरी है वो 2010 की है, उसमें 0 ऑड डे। और मार्च में कितनी तारीख तक पहुंचे? 5। तो भाई पहले हम जनवरी से निकले, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो ये तो हो गए 2010 के महीने। अच्छा 2010 के बाद बेटा कितने वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं? देखो इसमें से -1 कर दो, क्योंकि 2010 के तो महीने आ गए। कितने वर्ष बचे सर? 2009 बचे। हमेशा इसमें एक कम लेना है। पूछो क्यों? क्योंकि जो 2010 है ना उसके तो करंट मंथ आ गए, करंट मंथ, इसमें से एक कर दो, यानी कि 2009 बचे। अब मुझे आप में से कोई बता सकता है कि 2009 वर्ष में टोटल कितने ऑड डेज हैं? ये हम कैसे पता लगाएं? 2009 वर्ष में टोटल कितने ऑड डेज हैं ये हम कैसे पता लगाएं? अरे सर वेरी सिंपल, इसको 400 की टेबल में ब्रेक कर लो। देखो 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1, 0। 400 की टेबल में ब्रेक कर लो सर। 2000 प्लस 9, 2000 में कितने ऑड डेज? 0। 2000 में कितने? 0। लेकिन सर 9 ईयर्स को ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करें? तो बेटा ईयर्स को ऑड डेज में कन्वर्ट करना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो सर इन 9 साल में कितने लीप ईयर आए? 4 से भाग दो बेटा, 4 दूनी 8, क्योंकि ये कैलेंडर के पहले 9 साल मानोगे, पहले 9 साल, क्योंकि भाई यहां तक तो 0 हो गया। 4 दूनी 8, कितने आए? 2 लीप ईयर आए। तो बस 9 और 2 11, 11 का मतलब 4। तो 2009 में कितने ऑड डेज हैं? 4 ऑड डे हैं। 2009 में कितने ऑड डेज हैं? 4। अच्छा मंथ में कितने आए? 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, 4 और 1 5, और 5 का मतलब बेटा फ्राइडे, 5 का मतलब फ्राइडे। तो 5 मार्च 2010 को फ्राइडे था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत लेंदी अप्रोच है।
आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा सर ये तो बहुत ही लेंथी अप्रोच है, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस लेंथी अप्रोच को हम 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात। 5 मार्च 2010 का दिन पता करना है बेटा। अब यहां से ऑड डेज काउंट करना शुरू करो। आप ये सब कुछ मत लिखो, आप सीधा जब यहां से बढ़ोगे तो पहले आएगा जनवरी, फिर आएगा फरवरी 2010 का, फिर आएगी मार्च, और फिर आएगा 2000 में कितने 0, फिर आएगा 10 नहीं बेटा 9। अब बस इतना याद रखना है, इन 9 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो बेटा, बस इतना ध्यान रखना है, इस 9 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना बेटा। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 का मतलब 5 और 5 का मतलब फ्राइडे। बस इतना सा काम हमें करना है पेपर में, बस ये करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ लिखना है, ये तो मुझे समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ा। अब आप सोच रहे होगे सर मान लो 2000 में ब्रेक ना होता, 1900 में होता तो क्या करते? तो बेटा 1900 में कितने 1600 प्लस 300, सर 1800 होता तो 1600 प्लस 200, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। 2100, सर 2000 प्लस 100, इस तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। फरवरी में 0 इसलिए लिए क्योंकि फरवरी 2010 की है, क्योंकि ये जो मंथ है ना ये 2010 के महीने हैं, तभी तो हमने यहां 2009 लिए वर्ष। भाई वर्ष हमने 2010 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके तो महीने आ गए, तो जितने वर्ष पूरे हुए वही तो लेंगे हम। हाँ जी, चलिए चलो मैं आपको आज की डेट, आज की डेट बताता हूं बेटा। आज की डेट कैसे निकालेंगे हम? जैसे आज 16 सितंबर 2019 का दिन पता करना हमें, ठीक है? तो यहां से काउंट करना शुरू करो बेटा। सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की 16, ये हो गए मंथ। अब ईयर बेटा 2018, 2019 नहीं 18, इसको ब्रेक कैसे करोगे? 2000 प्लस 18 और 18 में आए हुए लीप ईयर, 4 चौक 16, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 0, 18 और 4 22, 22 का मतलब 7 21, कितना बचा? 1, 16 का मतलब 2, तो बेटा 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, 21 और 1 22, और 22 का मतलब 1, और 1 का मतलब मंडे। तो बेटा आज मंडे है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल।
जैसे 26 जनवरी 1950 का दिन, वैसे बेटा पता होना चाहिए आपको क्या था 26 जनवरी 1950 को। अब यहां से काउंट करने शुरू करो, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जनवरी है तो टेंशन ही खत्म, तो सीधा जनवरी की दी हुई तारीख लिख लो। अब 1950 को कैसे ब्रेक करोगे सर? 1949 लिखेंगे, एक कम। 1949 को 1900 प्लस 49 और 49 में आए हुए लीप ईयर 12 चौक 48, ठीक है। 1900 में कितने ऑड डेज? एक, 49 जीरो, 12 का मतलब 5, 6 आ गए, और 26 का मतलब 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 4, 4 का मतलब थर्सडे। तो बेटा 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। 26 जनवरी 1950 को क्या था? थर्सडे। तो इसी बात पे एक लास्ट और पता कर लो बेटा, एक आखिरी दिन 15 अगस्त 1947, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। ये जनरल साइंस का जीएस का क्वेश्चन है बेटा, रीजनिंग के अलावा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? यहां से काउंट करना शुरू करो। जनवरी, फरवरी, फरवरी जीरो क्यों? क्योंकि 1947 की है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की दी हुई तारीख बेटा 15, ये हो गए मंथ। अब आ जाओ ईयर। 1900 में कितना? एक, प्लस 47 की जगह बेटा 46, और 46 में आए हुए लीप ईयर, कितने लीप ईयर आए? 4, 11 चौक 44, 4 से अगर हम भाग दें तो 11 बार भाग जाएगा। 15 को छोटा करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 11 को छोटा करो, 7 एकम 7, कितना बचा? 4। 46 को छोटा करो, 7 छिंग 42, कितना बचा? 4। सारे ऐड कर दो, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 26। 26 का मतलब 5, और 5 का मतलब फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को बेटा फ्राइडे था। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। 5-6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक काम करना, घर में जितने भी मेंबर हैं, है ना, मम्मी पापा भाई बहन, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबकी बेटा डेट ऑफ बर्थ पता कर लेना और सबको दिन बता देना, है ना, कि भाई तुम इस दिन पैदा हुए थे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पर कर लेना, ठीक। चलिए, तो ये चैप्टर फाइनली हो चुका है खत्म। हर टाइप के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, हर टाइप के। और कहीं भी मैंने कोई भी ऐसे रटने का कंसेप्ट नहीं बताया इस चैप्टर में। पूरा का पूरा चैप्टर हमने विद कंसेप्ट डील किया है, विद कंसेप्ट, और कंसेप्ट के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को खत्म किया है, ठीक है। 1947 लीप ईयर थोड़ी है बेटा, 4 से थोड़ी भाग जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच नेहा। 1947 फरवरी 0 नॉर्मल ईयर है बेटा। चलिए भाई, तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।